You are watching Gyandeep channel. Erase the darkness, spread the light of wisdom. नमस्कार, ज्ञानदीप चैनल पे आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो का विषय कक्षा 6 का अध्याय इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत। इतिहास की समय रेखा एक ऐसी प्रणाली है जो ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रम में प्रस्तुत करती है। यह दर्शाती है कि कैसे और कब कब महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई और उनका अन्य घटनाओं से क्या संबंध है। एक समय रेखा एक रेखा चित्र हो सकती है, सूची या चार्ट हो सकती है, जिसमें प्रमुख घटनाओं को कालक्रम अनुसार दर्शाया जाता है। समय रेखा घटनाओं को समझने और उनके कारण व प्रभाव का विश्लेषण करने में हमारी मदद करती है। इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे कि ऐतिहासिक काल की गणना किस प्रकार करते हैं, इतिहास को समझने के लिए विभिन्न स्रोत हमारी किस प्रकार सहायता करते हैं और आदि मानव किस प्रकार से जीवन यापन करता था। पृथ्वी का इतिहास बहुत लंबा है और मानवों का इतिहास इसमें नवीनतम एवं छोटा सा भाग है। मानव अतीत के अध्ययन को इतिहास या पुरातत्व कहते हैं और यह एक आकर्षक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, उनके जीवन के पहलू क्या थे और उन्होंने विभिन्न सभ्यताओं का निर्माण कैसे किया। हम इतिहास और पुरातत्व के माध्यम से पुरानी सभ्यताओं जैसे मिस्र, मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा प्रमुख घटनाओं जैसे युद्ध, खोजें, क्रांति आदि के माध्यम से भी मानव अतीत को जान सकते हैं। खुदाई और भवनों के अवशेष, पुरानी लिपियों और उनके अनुवाद का अध्ययन करके हमें यह पता चलता है कि हमारा वर्तमान समाज कैसे बना है। यह अध्ययन हमें न केवल हमारे अतीत को समझने में मदद करता है बल्कि हमें भविष्य के लिए भी सीख प्रदान करता है। इस प्रकार मानव अतीत का अध्ययन हमारे जीवन और समाज के विकास को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक समय रेखा। जो फिरोजी रंग है यह अरबों पूर्व का इतिहास है, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, एक कोशिकीय जीव पैदा हुए। नीला रंग करोड़ों वर्ष पूर्व का इतिहास बताता है, जब जीवाणु, स्पंज और कवक जैसे समुद्री जीव और पेड़ पौधे अस्तित्व में आए। इसी कालखंड में जो है मछली, डायनासोर, पक्षी और अन्य जीव जंतु जो कि स्तनपायी थे वो भी अस्तित्व में आए। हरा रंग लाखों वर्ष का इतिहास है, जब आदि मानव पैदा हुए और इसके बाद अग्नि की खोज हुई इसी कालखंड में और सभ्यता का विकास हुआ। तो इस प्रकार यह समय रेखा जो है पृथ्वी के इतिहास, विकास, उद्भव और कुछ प्रमुख चरणों की समय रेखा है। पृथ्वी के इतिहास का अध्ययन कई लोग करते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ होते हैं और पृथ्वी के अतीत के साथ साथ मानव सभ्यता के विकास को समझने में हमारी मदद करते हैं। उदाहरण स्वरूप जैसे कि भूविज्ञानी ये पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों जैसे मृदा, पत्थरों, पहाड़ियों, पर्वतों, नदियों, महासागरों और अन्य हिस्सों का अध्ययन करते हैं। वे पृथ्वी की संरचना और उसके विकास की प्रक्रिया को समझाते हैं। दूसरे जीवाश्म विज्ञानी ये विशेषज्ञ जीवाश्म के रूप में करोड़ों वर्ष पूर्व के पेड़ों, पशुओं और मानवों के अवशेषों का अध्ययन करते हैं। इसमें हमें प्राचीन जीव जंतुओं और पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तीसरे हैं मानव विज्ञानी। ये वैज्ञानिक मानव समाजों और संस्कृतियों का अतीत से लेकर वर्तमान तक अध्ययन करते हैं। वे मानव विकास,
संस्कृति और सामाजिक ढांचे को समझने में हमारी सहायता करते हैं। इसके बाद पुरातत्व विज्ञानी जैव वैज्ञानिक मानव, पौधों, पशुओं द्वारा छोड़े गए अवशेषों का उत्खनन करके अध्ययन करते हैं। इसमें उपकरण, घड़े, पात्र, मणके, मूर्तियाँ, खिलौने, हड्डियाँ, दांत, जले हुए अनाज, घरों और ईंटों के हिस्से शामिल होते हैं। इतिहास में समय की गणना किस प्रकार की जाती है? तो बच्चों, प्रत्येक समाज और संस्कृति के पास समय की गणना करने की अपनी विशेष प्रणालियाँ होती हैं। प्रमुख घटनाओं जैसे किसी व्यक्ति विशेष का जन्म या शासक के शासन का आरंभ को एक नए युग का आरंभ माना जाता है। आज के समय में दुनिया भर में सामान्यतः ग्रिगोरियन कैलेंडर का उपयोग होता है। इसके साथ ही हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, चीनी आदि अन्य कैलेंडर भी त्योहारों की तिथियों और मांगलिक कार्यों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। पश्चिमी समाज में कैलेंडर का आरंभ सामान्यतः ईसा मसीह के जन्म वर्ष से होता है। इस बिंदु से आगे के वर्षों की गणना के लिए एडी यानी एंडोमनी से की जाती है और इसका अर्थ होता है ईसा के जन्म के बाद। अब इसे कॉमन एरा यानी सीई भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए भारत 1947 में आज़ाद हुआ, इसे 1947 ईस्वी या फिर 1947 सीई लिखा जाता है। इस प्रकार समय की गणना में विभिन्न प्रणालियाँ और कैलेंडर उपयोग किए जाते हैं जो विभिन्न संस्कृतियों की धरोहर को दर्शाते हैं। मनुष्य की घटनाओं की समय सारणी को समझने के लिए ईसा पूर्व बीसी और ईसा पश्चात एडी शब्दों का उपयोग होता है। ईसा पूर्व का उपयोग उन घटनाओं के लिए होता है जो यीशु मसीह के जन्म से पहले घटित हुई, जैसे 560 बीसी में गौतम बुद्ध का जन्म। वहीं ईसा पश्चात का उपयोग उन घटनाओं के लिए होता है जो यीशु मसीह के जन्म के बाद हुई। आपकी पाठ्य पुस्तक में BCE बिफोर कॉमन इरा के लिए सामान्य संवत पूर्व और CE कॉमन इरा के लिए सामान्य संवत शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह उपयोग हमें विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं को सही संदर्भ में रखने और उन्हें समझने में मदद करता है। इस प्रकार की प्रणाली से हमें यह पता चलता है कि महत्वपूर्ण घटनाएं किस क्रम में और कब हुई, जिससे हमारा इतिहास समझने में और आसान हो जाता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर, जिसे हम आजकल अधिकतर उपयोग करते हैं, एक सौर आधारित कैलेंडर है जिसे पहली बार 1582 में पॉप ग्रेगोरी 8वें द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस कैलेंडर में साल को 12 महीनों में विभाजित किया गया है। हर साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन हर चौथे साल लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिनों का होता है, जिसे लीप दिवस भी कहते हैं। यह अतिरिक्त दिन हर 4 साल में जोड़कर कैलेंडर को सूर्य के साथ संतुलित रखने का प्रयास किया गया है। ग्रिगोरियन कैलेंडर का यह सुधार समय की सटीक गणना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आज अधिकांश दुनिया में इसी कैलेंडर का उपयोग हो रहा है। इस प्रणाली ने समय की गणना को अधिक सटीक और विश्वसनीय बनाया है, जिससे लोग आसानी से महत्वपूर्ण तिथियों और घटनाओं की योजना बना सकते हैं। यह कैलेंडर आज के हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। समय रेखा। समय रेखा एक सरल और उपयोगी उपकरण है जो किसी विशेष अवधि में घटनाओं और तिथियों के क्रम को दिखाता है। यह ऐतिहासिक घटनाओं को समझने में हमारी मदद करता है। आगे दी गई समय रेखा मानव सभ्यता के शुरुआत से लेकर आज की यात्रा को दर्शाती है। इसमें प्रमुख घटनाओं को बिंदुओं के माध्यम से चिन्हित किया गया है। यह तरीका घटनाओं को सरल और स्पष्ट रूप से समझने में हमारी मदद करता है। तो यह है बच्चों एक समय रेखा, और जैसे कि 12,000 सामान्य संवत पूर्व इसमें दर्शाया गया है।
अंतिम हिम युग का अंत हो गया और 8000 सामान्य संवत पूर्व पृथ्वी पर जो मानव ने स्थायी रूप से रहना आरंभ किया, जंगलों को उसने छोड़ दिया और कृषि का आरंभ हुआ। 6000 सामान्य संवत पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में मिट्टी के बर्तन बनाने की तकनीक विकसित हुई। इसी प्रकार लगभग 4500 सामान्य संवत पूर्व मेसोपोटामिया सभ्यता जो है वो अस्तित्व में आई। इसी प्रकार लगभग 4300-4400 सामान्य संवत पूर्व तांबे के प्रथम धातु क्रम का आरंभ हुआ। 2500 सामान्य संवत पूर्व जो है सिंधु सरस्वती सभ्यता जो है वो विकसित हुई। लगभग 560 सामान्य संवत पूर्व बुद्ध का जन्म हुआ और उसके कुछ समय बाद जो है वो अशोक का जन्म जो है वो हुआ। इसी प्रकार हम 2025 इस कालखंड में हैं और जैसे जैसे यह समय रेखा आगे बढ़ती है तो यह हमारा भविष्य है। प्यारे बच्चों, समय रेखा ऐतिहासिक घटनाओं के क्रम को समझने में यहाँ सहायक होती है। वहीं तिथियां देखे बिना भी हम यह पता लगा सकते हैं कि कौन सी घटना पहले घटित हुई और कौन सी बाद में। जैसे कि यह एक समय रेखा है, इसमें आप देख सकते हैं कि बुद्ध का जन्म ईसा मसीह के जन्म से पहले हुआ था। तो यह समय रेखा है। जहां हम हैं 2025 में, तो यह है ईसा मसीह का जन्म, जहां से ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है। और उससे पहले जो है वो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ 560 सामान्य संवत पूर्व। तो समय रेखा हमें किसी भी तिथि को जाने बिना जो है हम घटनाओं को समझ सकते हैं कि कौन सी घटना पहले घटित हुई और कौन सी घटना बाद में घटित हुई। ध्यान रखने योग्य बातें हैं बच्चों। वर्ष एवं दशक 10 वर्षों का कालखंड के साथ ही इतिहास में लंबी अवधि का अध्ययन करते समय हम सामान्यतः दो और अन्य विशेष शब्दों का उपयोग भी करते हैं। शताब्दी, यह किसी भी 100 वर्षों का कालखंड है। इतिहास में एक सामान्य संवत से लेकर प्रत्येक 100 वर्षों के लिए शताब्दी की गणना होती है। उदाहरण स्वरूप वर्तमान में हम 21वीं शताब्दी में हैं, जो 2001 से आरंभ होकर 2100 तक चलेगी। ईसा पूर्व की गणना के लिए हम एक सामान्य संवत पूर्व से आरंभ करके समय में पीछे की ओर लौटते हैं। जैसे कि तीसरी शताब्दी है जो वो सामान्य संवत पूर्व में 300 सामान्य संवत पूर्व से लेकर 201 सामान्य संवत पूर्व तक का समय इसमें सम्मिलित होगा। सहस्त्राब्दी, किसी भी 1000 वर्षों का यह कालखंड है। इतिहास में एक सामान्य संवत से लेकर प्रत्येक 1000 वर्षों के लिए सहस्त्राब्दी की गणना की जाती है। उदाहरण के लिए हम तीसरी सहस्त्राब्दी में हैं, जो 2001 से लेकर 3000 सामान्य संवत तक चलेगी। आइए पता लगाएं। तो एक गतिविधि है बच्चों आपके करने के लिए। 1900 सामान्य संवत से लेकर आज तक की एक समय रेखा बनाएं। इस पर अपने दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, भाई बहन और अन्य परिवारक मेंबरों की जन्म तिथियों को अंकित करें। साथ ही 20वीं शताब्दी सामान्य संवत से आरंभ वर्ष और अंतिम वर्ष को भी अंकित करें। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप इस समय रेखा पर देख सकते हैं कि जो 20वीं शताब्दी का आरंभिक वर्ष है यानी 1901 और जो इसका अंतिम वर्ष है जो है 2000, वो दोनों इस पर अंकित हैं। इस प्रकार आप अपने जन्म का वर्ष अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के जन्म का वर्ष है जो वो नोट कर लें और उसे इस समय रेखा पर दर्शा सकते हैं। मान लीजिए आपका जो जन्म है वो 2010 में हुआ, तो आप उसे यहाँ अंकित कर सकते हैं। आपकी जो माताजी हैं उनका जन्म अगर 1980-81 में हुआ तो उसे आप यहाँ दर्शा सकते हैं। उसके बाद आपके पिताजी ऑलमोस्ट बड़े होंगे तो उनके 2 साल या 3 साल जितना भी वर्ष का फ़र्क है उन्हें
जन्म तिथि अनुसार, जन्म वर्ष अनुसार ऊपर अंकित करना है। इसके बाद मान लीजिए आपकी दादी जी का जन्म 1954 के आसपास हुआ है, तो उसे आप यहाँ दर्शा सकते हैं। दादाजी जैसे 1951 में पैदा हुए, उन्हें आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं। और भारत को आज़ादी मिली 1947 में, तो हम 1950 से पहले उसे दर्शाएंगे। तो इस प्रकार की समय रेखा पर आप किसी का भी जन्म वर्ष है वो दर्शा सकते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि भारत में पारंपरिक तिथि पत्रों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? अनेक भारतीय तिथि पत्र महीनों और दिनों के निर्धारण के लिए सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करते हैं। पंचांग तालिकाओं का एक समूह पुस्तक है जिसमें प्रत्येक माह के दिनों के साथ साथ संबंधित खगोलीय आंकड़ों को भी सूचीबद्ध किया जाता है, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्योदय और सूर्यास्त जैसी घटनाओं का यह सटीक आकलन करता है। इसी प्रकार मौसम के पूर्वानुमान, त्योहारों की तिथियों और समय निर्धारण के लिए भी आज पूरे भारत में पंचांग का बड़े स्तर पर उपयोग होता है। इतिहास के प्रमुख स्रोत। इतिहास को जानने और समझने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है। ये स्रोत हमें अतीत की झलक दिखलाते हैं और हमें इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करते हैं। इतिहास के प्रमुख स्रोतों को कई भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत वे ग्रंथ, लेख, यात्रा वृत्तांत होते हैं जो किसी विशेष काल या घटना के बारे में जानकारी देते हैं। इनमें शामिल हैं वेद, पुराण, रामायण, महाभारत। ये प्राचीन भारतीय ग्रंथ हमें धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी देते हैं। इसके अलावा अभिलेख, जिसमें शिलालेख, ताम्रपत्र होते हैं, और लेख जो राजाओं के आदेश, धार्मिक ग्रंथों के अंश और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें देते हैं। यात्रा वृत्तांत में विदेशी यात्रियों द्वारा भारत में आए हुए वृत्तांत जो भारतीय संस्कृति, समाज और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ, इतिहासकारों द्वारा लिखे गए ग्रंथ जो किसी विशेष काल या घटना के बारे में हमें बताते हैं। एक अन्य प्रकार के स्रोत हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत वे भौतिक अवशेष हैं जो हमें अतीत के बारे में जानकारी देते हैं। इनमें शामिल होते हैं खंडहर, प्राचीन शहरों, किलों और अन्य संरचनाओं के खंडहर हमें उनके निर्माण काल और जीवन शैली के बारे में जानकारी देते हैं। मुद्राएं, प्राचीन मुद्राएं हमें उस काल के राजाओं, देवताओं और आर्थिक स्थिति के बारे में बताती हैं। शिल्प, जिसमें मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन, औजार आदि हमें उस काल की कला और शिल्प कला के बारे में जानकारी देते हैं। अस्थिपिंजर, मानव और जानवरों के अस्थिपिंजर हमें उनके भोजन, रोगों और जीवन शैली के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इतिहास के स्रोतों का महत्व क्या है? तो प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह अतीत को समझने में हमारी मदद करते हैं। इतिहास के स्रोत हमें अतीत के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। सभ्यता का विकास, इन स्रोतों से हमें सभ्यता के विकास के बारे में जानकारी मिलती है। समाज और संस्कृति, ये स्रोत हमें समाज और संस्कृति के बारे में भी जानकारी देते हैं। राजनीतिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तनों को समझने में ये स्रोत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्यारे बच्चों, इतिहास के स्रोतों का जब मूल्यांकन किया जाता है तो कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है, जैसे कि स्रोत की प्रामाणिकता, क्या स्रोत वास्तविक है या फिर नकली। स्रोत की निष्पक्षता, क्या स्रोत में कोई पूर्वाग्रह तो नहीं है। स्रोत की पूर्णता, क्या स्रोत में पूरी जानकारी दी गई है। और स्रोत का संदर्भ, स्रोत को किस संदर्भ में देखा जा रहा है। तो इस प्रकार इतिहास के स्रोत हमें अतीत की यात्रा करने में मदद करते हैं। इन स्रोतों का सावधानी पूर्वक अध्ययन करके हम इतिहास के बारे में अधिक जान सकते हैं और वर्तमान को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। इतिहास में इन स्रोतों में कौन योगदान देता है?
इतिहासकारों के साथ ही पुरातत्वविज्ञानी, पुरालेख शास्त्री जो प्राचीन अभिलेख पढ़ते हैं, मानव विज्ञानी जो मानव समाज और संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं, साहित्य एवं भाषा के विशेषज्ञ इसमें अपना योगदान देते हैं। साथ ही पिछले 50 वर्षों में वैज्ञानिक अनुसंधानों ने इतिहास के पुनर्निर्माण में अधिक से अधिक योगदान दिया है। उदाहरणतः प्राचीन जलवायु का अध्ययन, उत्खनन की गई सामग्री का रासायनिक अध्ययन और प्राचीन मानव की आनुवंशिकी के अध्ययन ने एक नया दृष्टिकोण पैदा किया है, जिससे और पूरक स्रोत हमें प्राप्त हुए हैं। साथ ही जब इतिहासकार आधुनिक इतिहास, साधारणतः जिसका अर्थ है कि पिछले 2 या 3 शताब्दियों का इतिहास का अध्ययन करते हैं, तो समाचार पत्र भी एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत हो जाता है। इतिहास के स्रोतों से संबंधित कुछ चित्र बच्चों आपकी पाठ्य पुस्तक में भी दिए गए हैं और आप उसे स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। ये वस्तुएं कौन कौन सी हैं और आपके अनुसार क्या दर्शाती हैं? तो जैसे यह सोने का सिक्का है, यह प्राचीन काल के शासक को दर्शा रहा है। यह उस अवधि की अर्थव्यवस्था, कला और धर्म के बारे में जानकारी प्रदान करता है जब इसे डाला गया था। अगर हम विस्तृत रूप में और डूंघाई से इसकी जांच करते हैं बच्चों, तो यह सिक्का है जो वो गुप्त वंश के सम्राट समुंदर गुप्त द्वारा जारी किए गए सिक्के का है, जिस पर राजा समुंदर गुप्त को बीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो एक भारतीय तार वाला वाद्य यंत्र है और यह बिल्कुल बीणा जैसा ही दिख रहा है। सिक्के पर किंवदंती में लिखा हुआ है, महाराजाधिराज श्री समुंदर गुप्त। दूसरी जो तस्वीर है, यह जो चित्र प्राचीन समाज की आकृतियों का प्रतिनिधित्व करता है और संभवतः दैनिक जीवन, पौराणिक कथाओं या किसी महत्वपूर्ण घटना का दृश्य यह दर्शाता है। यह नक्काशीदार पत्थर की तस्वीर विभिन्न गतिविधियों में लगे मानव आकृतियों के जटिल विवरण दिखाती है। यह उस समय की सांस्कृतिक, सामाजिक और कलात्मक प्रथाओं के बारे में भी जानकारी प्रदान करती है। तीसरा जो चित्र है, यह प्राचीन भारत, विशेषकर मौर्य साम्राज्य से जुड़ा हुआ प्रतीक है। यह शक्ति, साहस और गौरव का प्रतीक है तथा मौर्य वंश और अशोक के शासन के बारे में ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करता है। भारत की आज़ादी से कुछ समय पहले 22 जुलाई 1947 को जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक तय करने के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया था। मानव इतिहास का प्रारंभ। होमो सैपियंस मानव लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व से पृथ्वी पर रह रहे हैं। यह एक लंबा समय जरूर प्रतीत होता है, पर यह पृथ्वी के इतिहास का एक छोटा सा अंश मात्र ही है। आदि मानव को प्रकृति से अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वे एक दूसरे की सहायता के लिए टोलियों और समूहों में रहते थे। आदि मानव मुख्यतः शिकारी और खाद्य संग्राहक थे तथा भोजन और आश्रय की खोज में निरंतर रहते थे। इसका अर्थ है वे अपने जीवन जीने के लिए खाने योग्य पौधों और फलों के संग्रह और शिकार पर निर्भर थे। यह समूह अस्थायी शिविरों अथवा गुफा में रहते थे एवं एक दूसरे से जिन भाषाओं में बात करते थे, संवाद करते थे, वे अब लुप्त हो चुकी हैं। उन्होंने अग्नि का उपयोग किया, पत्थर की उन्नत कुल्हाड़ियों और ब्लेड्स, नुकीले तीरों और अन्य उपकरणों के निर्माण ने उनके जीवन को सरल बना दिया। संपूर्ण विश्व की सैकड़ों गुफाओं के शैल चित्रों में उनके जीवन के विविध आयाम दिखाई देते हैं। इसमें से कुछ चित्र साधारण आकृतियों एवं प्रतीकों के हैं, जबकि कुछ अन्य चित्र अधिक विस्तृत हैं और उसमें पशुओं और मानवों के दृश्य हैं। समय के साथ इन आदि मानवों ने पत्थर एवं मणकों की माला, पशुओं के दांतों के पेडेंट आदि जैसे साधारण आभूषण बना लिए और कभी कभी वे एक दूसरे समूह के साथ इनका आदान प्रदान करने लगे। आरंभिक मानव से संबंधित कुछ गतिविधियां
जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, आप इनमें से किस किस गतिविधि को पहचान सकते हैं। तो प्रत्येक का आपने जो है संक्षिप्त जो वर्णन करना है। तो प्यारे बच्चों, चित्र को ध्यान से देखना है, यह आपकी पाठ्य पुस्तक में भी दिया गया है। और आदि मानव जो गतिविधियां कर रहे हैं उनके बारे में आपने बताना है। तो इस चित्र में आरंभिक मानव से संबंधित गतिविधियों को आसानी से पहचाना जा सकता है, जैसे गुफा चित्रण। एक व्यक्ति गुफा की दीवार पर जानवरों और मानव आकृतियों को चित्रित कर रहा है। यह गतिविधि प्रारंभिक मानवों के संवाद और घटनाओं या फिर कहानियों को रिकॉर्ड करने का प्रयास लगती है। आग जलाना, कुछ लोग आग के आसपास इकट्ठे हैं, जो गर्मी, खाना पकाने या सुरक्षा के लिए आग के उपयोग को संकेतित करता है। इसके अलावा औजार बनाना, कुछ व्यक्ति पत्थरों को काटते हुए औजार या हथियार बना रहे हैं। इसके अलावा कई लोग खाना तैयार कर रहे हैं, जो संभवतः अनाज को पीस रहे हैं और खाना भी पका रहे हैं। इसके अलावा सामाजिक संपर्क, समूह में लोग कुछ आपस में बातचीत करते दिख रहे हैं, जो सामाजिक ढांचे और सामुदायिक जीवन को दर्शाता है। यह चित्र आरंभिक मानवों के दैनिक जीवन और गतिविधियों की एक झलक प्रस्तुत करता है, जिसमें उनकी कौशल, सामाजिक संपर्क और जीवन जीने की रणनीतियाँ शामिल हैं। पहली उपज। एक लंबे समय में पृथ्वी की जलवायु में अनेक परिवर्तन आए हैं। एक समय पृथ्वी पर बहुत ठंड थी और इसका एक बड़ा भाग बर्फ से ढका हुआ था, इसलिए यहाँ इसे हिमयुग कहा जाता था। बाद में जब जलवायु गर्म होने लगी तो हिम का कुछ भाग पिघल गया, जिसके कारण तत्कालीन नदियों में जल भराव हो गया, जो बाद में समुद्रों में समाहित हो गई। हिमयुग लगभग 1,00,000 वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक रहा। इसके उपरांत मानव के लिए जीने योग्य परिस्थितियों में सुधार आया। विश्व के कई हिस्सों में उन्होंने एक स्थान पर बसना और अनाज उगाना आरंभ कर दिया। उन्होंने गाय, बकरी आदि जैसे जानवरों का घरेलूकरण भी आरंभ कर दिया। भोजन की अधिक उपलब्धता के कारण ये समूह अपने आकार और संख्या में बढ़ते गए। ये प्राय नदियों के किनारे बसने लगे, लेकिन इसका एकमात्र कारण जल की उपलब्धता नहीं थी, बल्कि यहाँ की मृदा का अधिक उपजाऊ होना भी था। इससे अन्न उगाने की प्रक्रिया और अधिक सरल हो गई। चित्र का अवलोकन करके कुछ सहस्त्राब्दी पूर्व के कृषक समुदाय की गतिविधियों को सूचीबद्ध कीजिए, जिसकी आप पहचान कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, चित्र को देखना है और जो मानव गतिविधियों में शामिल हैं उन गतिविधियों का वर्णन आपने करना है। तो जैसे कि खेती, कुछ लोग फसलों की कटाई कर रहे हैं। यह भूमि पर खेती और कृषि के करने का संकेत है। चरवाहा, एक आदमी कुत्ते के साथ भेड़ चरा रहा है, जो पशुओं के पालन और पशुधन प्रबंधन को दर्शाता हुआ चित्र है। खाना पकाना और भोजन तैयार करना, एक स्त्री भोजन तैयार कर रही है। निर्माण एवं रखरखाव, कोई व्यक्ति झोपड़ी का निर्माण या फिर उसकी मरम्मत में लगा हुआ है। जल संग्रहण और उपयोग, लोगों को नदी के किनारे देखा जा सकता है, जो सिंचाई, पीने और खाना पकाने के लिए पानी के संग्रह और उपयोग को दर्शाता है। बच्चों की देखभाल और सामुदायिक जीवन, महिलाएं एवं अन्य गतिविधियां करते हुए बच्चों की देखभाल करती हैं, जो बच्चों के पालन पोषण की सामुदायिक प्रकृति को दर्शाता है। सभ्यता का विकास, जैसे जैसे समुदायों का विकास हुआ, समाज जटिल होता गया। सरदार या मुखिया लोगों के कल्याण के लिए जिम्मेदार होते थे और सभी सामूहिक रूप से सामुदायिक कल्याण के लिए काम करते थे। जैसे कि निजी स्वामित्व का कोई भाव नहीं था और भूमि पर सामुदायिक रूप से कृषि की जाती थी। समय बीतने के साथ छोटे छोटे गांव बड़े गांव में परिवर्तित हुए और भोजन, वस्त्र और उपकरणों का आदान प्रदान होने लगा। धीरे धीरे इन गांव में संप्रेषण और आवागमन का तंत्र विकसित हुआ और कुछ गांव छोटे कस्बों में बदल गए।
मिट्टी के बर्तन और धातुओं, जिसमें सबसे पहले धातुएं तांबा थी और फिर लोहा, इसके उपयोग की तकनीक का विकास हुआ, जिससे टिकाऊ उपकरण, दैनिक उपयोग की वस्तुएं और आभूषण बनाना सरल हो गया। सभ्यता का उदय मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसने कला, विज्ञान, धर्म और संस्कृति में विकास के अवसर प्रदान किए हैं। हालांकि मानव सभ्यता के विकास के प्रारंभिक चरणों में अनेक चुनौतियां थीं और कुछ कठिन क्षण भी आए जब मानव सभ्यता लुप्त हो सकती थी। उन आदि मानवों के साहस के कारण ही आज हमारा अस्तित्व संभव हो पाया है। उनके योगदान को हम कभी भी नहीं भुला सकते। तो यह था बच्चों पाठ इतिहास की समय रेखा। हमने अतीत के बारे में और अधिक जानने के कुछ तरीकों का पता लगाया। समय रेखा की अवधारणा हमें भिन्न भिन्न समय पर ऐतिहासिक घटनाओं के अनुक्रम को समझने में सहायता करती है। समय की गणना की विभिन्न विधियां हैं, जैसे कि वर्ष, दशक, शताब्दी, सहस्त्राब्दी। इतिहास के विभिन्न स्रोत हैं जो ऐतिहासिक घटनाओं को समझने एवं उनका पुनर्निर्माण करने में सहायक होते हैं। हमने आरंभिक मानव जीवन को संक्षेप में समझा और यह भी जाना कि मानव समाज कैसे समय के साथ जटिल होता गया। इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत, इस पाठ पर आधारित प्रश्न, गतिविधियां और उनके उत्तर इस प्रकार से हैं। क्या हम इतिहासकारों की तुलना जासूसों से कर सकते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण भी दीजिए। तो इसका उत्तर है बच्चों, कुछ हद तक इतिहासकारों की तुलना जासूसों से की जा सकती है। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में रहस्यों को उजागर करने और अतीत की पहेलियों को सुलझाने में लगे रहते हैं। दोनों को सूचनाओं को एकत्रित करना और उनका विश्लेषण करना होता है। इतिहासकार ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरातात्विक अवशेषों और अन्य स्रोतों से सूचनाएं एकत्रित करते हैं, जबकि जासूस विभिन्न सूत्रों और तकनीकों का उपयोग करके जानकारी जुटाते हैं। इतिहासकार ऐतिहासिक घटनाओं के कारणों और परिणामों को समझने की कोशिश करते हैं, जबकि जासूस अपराधों को सुलझाने का प्रयास करते हैं। इतिहासकार और जासूस दोनों को सूचनाओं को एकत्रित करने, विश्लेषण करने और पहेलियों को सुलझाने के लिए मजबूत कौशल की आवश्यकता होती है। हालांकि उनके उद्देश्य, तकनीकें और नैतिकता में कुछ महत्वपूर्ण अंतर जरूर होते हैं। इतिहास की समय रेखा पर निम्नलिखित तिथियों को काल क्रमानुसार लगाइए। तो प्यारे बच्चों, कुछ तिथियां जो हैं दी गई हैं, उनको आपने समय रेखा बनाकर उस पर दर्शाना है। तो जैसे सबसे पहले 1900 सामान्य संवत पूर्व सबसे पुरानी तिथि है जो इस प्रश्न में दी गई है। उसके बाद 323 सामान्य संवत पूर्व, 100 वर्ष सामान्य संवत पूर्व। इसके बाद जो है वो CE यानी सामान्य संवत का समय प्रारंभ होता है। 100 सामान्य संवत, 323 सामान्य संवत, 1090 सामान्य संवत और 2024 सामान्य संवत। प्रश्न, यदि सम्राट चंद्रगुप्त का जन्म 320 सामान्य संवत पूर्व हुआ तो बताइए उनका संबंध किस शताब्दी से था और उनका जन्म बुद्ध के जन्म से कितने वर्ष पश्चात हुआ। तो राजा चंद्रगुप्त का जन्म 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व हुआ था और यदि बुद्ध का जन्म 560 ईस्वी पूर्व हुआ था तो 320 ईस्वी पूर्व बुद्ध के जन्म में 560 जोड़कर और एक घटाने पर जो अंतर है वो आता है 879 वर्ष। तो इस प्रकार इन दोनों के जन्म में 879 वर्ष का अंतर है। झांसी की रानी का जन्म 1828 में हुआ था। वह किस सदी की थी? भारत की आज़ादी से कितने साल पहले की बात है। तो प्यारे बच्चों, झांसी की रानी का जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ था। भारत को आज़ादी 1947 में मिली, इसलिए 1828 और 1947 के बीच का जब हम अंतर निकालते हैं तो यह 119 साल का होता है। तो इस प्रकार रानी झांसी का जन्म आज़ादी से 119 वर्ष पहले हुआ था।
इसके बाद प्रश्न है 12,000 वर्ष पूर्व को तिथि में बदलें। तो वर्तमान में बच्चों 2025 चल रहा है, तो 12,000 वर्ष पहले यानी हम इस समय में पीछे लौटते हैं तो यह 9,975 ईस्वी पूर्व की बात है। इतिहास की समय रेखा क्या है? प्रश्न है इतिहास की समय रेखा मानव सभ्यता के विकास और महत्वपूर्ण घटनाओं को काल क्रम अनुसार दर्शाने वाली एक रेखा है। यह प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर आधुनिक काल तक के घटनाक्रम को समझने में हमारी मदद करती है। प्रश्न, प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता कब अस्तित्व में थी? तो इसका उत्तर है बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में थी। प्रश्न है मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक सम्राट अशोक था। इतिहास के साहित्यिक स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो इतिहास के साहित्यिक स्रोत में वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत और विदेशी यात्रियों के विवरण या वृत्तांत शामिल हैं। इसके बाद प्रश्न, इतिहास के मौखिक स्रोत क्या हैं? तो इतिहास के मौखिक स्रोतों में लोकगीत, कथाएं और परंपराएं आदि शामिल होती हैं। इसके बाद प्रश्न, इतिहास के अध्ययन में पुरातात्विक स्रोतों का क्या महत्व है? पुरातात्विक स्रोत जैसे कि अभिलेख, सिक्के और स्थापत्य कला हमें प्राचीन सभ्यताओं की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जानकारी प्रदान करते हैं। इसके बाद बच्चों एक गतिविधि दी गई है, किसी नज़दीकी संग्रहालय की यात्रा की योजना बनानी है। संग्रहालय में किस तरह की प्रदर्शनी है, इस पर पहले शोध करके यात्रा की योजना बनाएं। यात्रा के दौरान नोट्स बनाकर रखें और उसके बाद एक संक्षिप्त रिपोर्ट आपने तैयार करनी है जिसमें यात्रा और प्रदर्शनी के बारे में अप्रत्याशित, रोचक या मज़ेदार आपको क्या लगा उस पर प्रकाश डालना है। तो इस प्रकार की आप एक रिपोर्ट है जो वो तैयार कर सकते हैं। संग्रहालय में जाकर हमारे इतिहास के बारे में और अधिक जानकारी जो है वो प्रदान कर सकते हैं। आपकी सहायता के लिए रिपोर्ट किस प्रकार बनाई जा सकती है? इसका उत्तर है सबसे पहले दिनांक या तारीख लिखें, इसके बाद आपका नाम, इसके बाद यात्रा का उद्देश्य जैसे आप कहाँ गए, संग्रहालय का नाम, पुरातात्विक संग्रहालय का भ्रमण कर इतिहास और संस्कृति के बारे में अधिक जानना, यह यात्रा का उद्देश्य है। संग्रहालय का परिचय और उस शहर का नाम जहाँ पर संग्रहालय स्थित है और यह देश यानी कि भारत के किस राज्य में है और प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र है तो किस प्रकार है यह लिखना है। संग्रहालय में प्रदर्शित की गई वस्तुओं की संक्षिप्त सूची आपने बनानी है जो वहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। आपका यात्रा का अनुभव कैसा रहा और इसमें आप लिख सकते हैं कि यह यात्रा अविस्मरणीय रही। संग्रहालय में प्रवेश करते मुझे अतीत की एक यात्रा का अनुभव हुआ। संग्रहालय में विभिन्न गैलरियां और गैलरियों में प्रदर्शित विभिन्न कालखंडों या विषयों के नाम जो लिखने हैं आपने वह उनको दर्शाती हैं। कुछ प्रमुख बातें, संग्रहालय में देखी गई सबसे प्रभावशाली वस्तु आपको कौन सी लगी? प्रदर्शनी में जो है प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के बारे में आपने क्या सीखा उसका विवरण आपने रिपोर्ट में देना है। संग्रहालय में प्रदर्शित वस्तुएं इतिहास के पन्नों को जीवंत करती हैं। यह यात्रा मेरे लिए एक यादगार अनुभव रही। आप जो है इस संग्रहालय में सुधार के लिए जहां सुझाव भी अंकित कर सकते हैं, यानी कि आपको वहां की व्यवस्था को लेकर या फिर आपको जो है जो कठिनाइयां अनुभव हुई और उसके बारे में आप सुझाव यहाँ पर इस रिपोर्ट में मेंशन कर सकते हैं। प्रश्न, हम ऐतिहासिक काल की गणना कैसे करते हैं? तो प्यारे बच्चों, ऐतिहासिक काल की गणना विभिन्न तरीकों से की जाती है। ईसा पूर्व और ईसवी यह सबसे सामान्य पद्धति है जिसमें ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को
ईसा पूर्व और उसके बाद के समय को ईसवी यानी सीई कॉमन इरा के रूप में दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए 500 BCE का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से 500 वर्ष पहले, और 500 CE का मतलब है उनके जन्म के 500 वर्ष बाद। इसके लिए हम पाठ्य पुस्तक के आधार पर सामान्य संवत पूर्व और सामान्य संवत शब्दों का उपयोग करते हैं। शताब्दी और सहस्त्राब्दी। इतिहास को शताब्दी और सहस्त्राब्दियों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि 1 से 100 वर्ष की अवधि को पहला सैकड़ा फर्स्ट सेंचुरी, और 1001 से लेकर 2000 की अवधि को दूसरी सहस्त्राब्दी जो है वो माना जाता है। कालक्रम। विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों ने अपने खुद के कालक्रम बनाए हैं, जैसे कि भारतीय इतिहास में वैदिक काल, मौर्य काल और गुप्त काल आदि के रूप में इतिहास को बांटा गया है। प्रमुख घटनाएं जैसे कि विश्व युद्ध, औद्योगिक क्रांति और पुनर्जागरण काल, इन घटनाओं के आधार पर भी इतिहास को विभाजित किया जाता है। सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण। इतिहास को सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी समझा और मापा जाता है, जैसे कि मध्यकाल, आधुनिक काल और उत्तर आधुनिक काल। इन तरीकों का उपयोग करके हम इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से समझ सकते हैं और विभिन्न घटनाओं और कालखंडों को सटीक रूप से जान सकते हैं। इसके बाद प्रश्न, इतिहास को समझने के विभिन्न स्रोत किस प्रकार हमारी सहायता करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इतिहास को समझने में विभिन्न स्रोत हमें अतीत के बारे में विस्तृत और सटीक जानकारी देते हैं। ये स्रोत निम्नलिखित प्रकार से हमारी मदद करते हैं। प्राथमिक स्रोत ऐतिहासिक दस्तावेज जैसे कि शाही फरमान, सरकारी रिकॉर्ड, व्यक्तिगत पत्र और डायरी जो सीधे तौर पर उस समय की जानकारी हमें देते हैं। पुरातात्विक अवशेषों जैसे कि इमारतें हैं, औजार, बर्तन और अन्य वस्त्र जो अतीत की जीवन शैली और तकनीक विकास के बारे में हमें बताते हैं। मुद्राएं न केवल आर्थिक स्थिति बल्कि विभिन्न राजवंशों की सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति का भी पता देती हैं। द्वितीयक स्रोत, इतिहासकारों द्वारा लिखी गई किताबें, लेख और शोध पत्र विभिन्न विषयों पर गहन अध्ययन करके हमें नई दृष्टिकोण देते हैं। मौखिक इतिहास जैसे कि लोगों की कहानियाँ और किस्से अक्सर उन समाजों में महत्वपूर्ण होते हैं जहाँ लिखित रिकॉर्ड नहीं होते। कलात्मक स्रोत, चित्रकला और मूर्ति कला से भी हमें उस समय की सांस्कृतिक और धार्मिक धारणाओं का पता चलता है। साहित्यिक कविताएं, नाटक और कथा साहित्य भी इतिहास को समझने में हमारी मदद करते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन, DNA परीक्षण, रेडियो कार्बन डेटिंग और अन्य वैज्ञानिक विधियां जो पुरातात्विक अवशेषों और मानव अवशेषों की तिथियों का निर्धारण करने में हमारी मदद करती हैं। इन विभिन्न स्रोतों के माध्यम से हम अतीत की गहन और बहुआयामी समझ प्राप्त कर सकते हैं जो हमें वर्तमान और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण सबक देती हैं। प्रश्न है, आदि मानव किस प्रकार रहते थे। तो इसका उत्तर है बच्चों, आदि मानव का जीवन बहुत ही साधारण और प्राकृतिक था। जहाँ कुछ प्रमुख पहलुओं की जानकारी हम दे रहे हैं, जैसे कि आवास। आदि मानव गुफाओं में या कच्चे पत्थरों और शाखाओं से बने आश्रयों में रहते थे। वे मौसम की कठोरताओं से बचने के लिए प्राकृतिक आवासों का उपयोग करते थे। भोजन, आदि मानव शिकारी संग्राहक थे। वे जंगली फल, बीज, जड़ों और जंगली जानवरों का शिकार करते थे। मछली पकड़ने और छोटे जानवरों का शिकार भी उनके भोजन का हिस्सा था। औजार और उपकरण, आदि मानव पत्थर, हड्डी और लकड़ी से बनाए गए औजारों का उपयोग करते थे। वे औजार खेती, शिकार और रक्षा के लिए बहुत उपयोगी थे। पत्थर के औजार में हथौड़े, चाकू और बाण आदि शामिल थे। वस्त्र, आरंभिक मानव वस्त्र के रूप में जानवरों की खाल या पेड़ों की शाल का उपयोग करते थे। ये वस्त्र उन्हें ठंड और गर्मी आदि से बचाते थे। समाज और संस्कृति, आदि मानव छोटे समूहों में रहते थे। वे मिलकर शिकार करते थे।
भोजन साझा करते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। वे मौखिक परंपराओं और चित्रों के माध्यम से अपनी कहानियाँ और अनुभव आदि साझा करते थे। अग्नि का उपयोग। आग का आविष्कार आदि मानव के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। आग ने उन्हें भोजन पकाने, ठंड से बचने और जंगली जानवरों से सुरक्षा पाने में मदद की। ये सब पहलू आदि मानव के जीवन की एक संपूर्ण छवि प्रस्तुत करते हैं। वे प्रकृति के साथ गहरे तालमेल से रहते थे और उनकी जीवन शैली सरल और बहुत स्वाभाविक थी। प्रश्न, पुरातत्वविद क्या अध्ययन करते हैं? तो इसका उत्तर है बच्चों, पुरातत्वविद लोगों, पौधों और जानवरों द्वारा छोड़े गए अवशेषों को खोदकर उनका अध्ययन करते हैं और अतीत के बारे में हमें जानकारी देते हैं। प्रश्न, सहस्त्राब्दी को परिभाषित करें। सहस्त्राब्दी एक अवधि है जिसमें 1000 वर्ष का समय शामिल होता है। उदाहरण के लिए पहली सहस्त्राब्दी 1 सामान्य संवत से लेकर 1000 सामान्य संवत तक थी और दूसरी सहस्त्राब्दी 1001 सामान्य संवत से लेकर 2000 वर्ष तक चली। प्रश्न, दुनिया भर में आमतौर पर किस कैलेंडर का उपयोग होता है? तो प्यारे बच्चों, आजकल दुनिया भर में आमतौर पर ग्रिगोरियन कैलेंडर का उपयोग हो रहा है। ग्रिगोरियन कैलेंडर एक सौर कैलेंडर है जिसमें एक वर्ष में 365 दिन हैं और हर चौथे वर्ष में एक लीप वर्ष होता है जिसमें कि 366 दिन रहते हैं। इस कैलेंडर में 12 महीने होते हैं और प्रत्येक महीने में दिनों की संख्या निश्चित की गई है। प्रश्न, पंचांग क्या है? तो इसका उत्तर बच्चों, पंचांग भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग है और यह एक प्रकार का हिंदू कैलेंडर है जो समय और तिथियों को मापने के लिए विभिन्न तत्वों का उपयोग करता है। पंचांग का उपयोग विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों, त्योहारों, विवाह और शुभ मुहूर्त निकालने में भी किया जाता है। प्रश्न, प्रारंभिक मनुष्य साधारण आभूषण बनाने के लिए क्या उपयोग करते थे? तो इसका उत्तर है, प्रारंभिक मनुष्य पत्थरों, सीपियों और जानवरों के दांतों से भी आभूषण बनाते थे। प्रश्न, अधिकांश प्रारंभिक मानव बस्तियां नदियों के किनारे क्यों स्थित थी? तो इसका उत्तर है, अधिकांश प्रारंभिक मानव बस्तियां नदियों के किनारे थी क्योंकि वहां की मिट्टी अधिक उपजाऊ थी और कृषि के लिए उपयुक्त थी। प्रश्न, सामान्य संवत पूर्व और सामान्य संवत के बीच अंतर स्पष्ट करें। प्यारे बच्चों, शॉर्ट फॉर्म सा संग पू का अर्थ है सामान्य संवत पूर्व, जो यीशु मसीह के जन्म की पारंपरिक तिथि से पहले के वर्षों को संदर्भित करता है जिन्हें पीछे की ओर गिना जाता है। जबकि सा संग का अर्थ है सामान्य संवत, जो यीशु मसीह के जन्म की पारंपरिक तिथि से आगे की ओर गिने जाने वाले वर्षों को संदर्भित करता है। प्रश्न, आरंभिक मानव समुदायों में सरदारों की भूमिका का वर्णन करें। तो आरंभिक मानव समुदायों में सरदार लोगों की भलाई के लिए जिम्मेवार नेता होते थे। वे समुदाय के कल्याण के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करते थे। तो यह थी बच्चों वीडियो, इतिहास की समय रेखा और उसके स्रोत। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल ज्ञानदीप को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो अन्य वीडियो जो आने वाले हैं उनके नोटिफिकेशन भी आपको समय रहते मिलते रहें। एक बार फिर से धन्यवाद। सामाजिक अध्ययन के अगले पाठ की वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट चैप्टर वीडियो पर क्लिक करें और इस विषय के सभी पाठों के लिए ऑल चैप्टर प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। Thanks for watching. Please subscribe Gyan Deep channel. Also like and share this video.